Okay, so in the last lecture we have seen about the hydrogen. हमने हाइड्रोजन के बारे में देखा, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, देन उसके यूजेस वगैरह हमने देखे. तो हाइड्रोजन के चैप्टर में प्योर हाइड्रोजन का पार्ट फिनिश. अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स हैं ना, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होती है, तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज़ व्हाट? वाटर. Water formula is H2O. It contains hydrogen. That's why we have to study in the hydrogen chapter. Fine. अच्छा, water सबको पता है, it is the crucial for life survival. वाटर जो है उसके बगैर तो लाइफ का कंसेप्ट है ही नहीं, है ना. वाटर है तो लाइफ है, वाटर नहीं है तो लाइफ नहीं है. हमारी बॉडी के अंदर भी 60% क्या होता है? वाटर होता है ना. हमारी जो बॉडी है दैट कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ वाटर. फाइन. डिहाइड्रेशन जब भी देखो होता है बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी के अंदर क्या होते हैं? चेंजेस आना शुरू होते हैं. सो वाटर इज़ क्रूशियल फॉर आवर बॉडी. एंड थर्ड वन इज़ वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हम सबको पता है वाटर क्या है? वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला और जो है जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं वो क्या है? वाटर है. सो वाटर इज़ ट्रीटेड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ना उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. अब देखिए बहुत सारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट इज़ हीट ऑफ फ्यूजन? लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने की हीट. हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी ये क्या बोला मैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की हीट को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन. हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सरफेस टेंशन, हम सबको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है? एक टेंशन होता है सरफेस के ऊपर. देन डायपोल मोमेंट, है ना, डायपोल मोमेंट. तो वाटर के अंदर ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये सब के सब हाई होती हैं. मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी ज़्यादा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा है, सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, डायपोल मोमेंट भी बहुत ज़्यादा है. तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्यों हैं? इन सब का एक ही रीज़न है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हम सबको पता है वाटर क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? हाइड्रोजन और जो 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन और इन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग बनती है. अब लेट्स से दिस इज़ माय मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O. तो ये O पर ये H, इस पर क्या आएगा चार्ज? माइनस डेल्टा. इस पर क्या आएगा? प्लस डेल्टा. यहाँ पर भी आएगा प्लस डेल्टा. इसी तरह ये H2O का मॉलिक्यूल है, इस पर आएगा माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा और इस पर प्लस डेल्टा. ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा आपस में मिलकर जो बॉन्डिंग बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जो वाटर के मॉलिक्यूल की, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग है ना, वंडरवॉल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीक ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है. तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैसी होती हैं? हाई होती हैं. आगे बात समझ में ना. नेक्स्ट लेट्स सी द स्ट्रक्चर. ये सब चीज़ें अपने को पता है, सिर्फ उसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग. वाटर स्ट्रक्चर लिक्विड का कैसा होता है? बेंट का होता है. क्यों बेंट होता है? इसलिए कि देखो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है. सो अगर 2 हाइड्रोजन सिर्फ होती तो ये कैसा शेप होता? लीनियर. बट वाटर के ऑक्सीजन के एटम पर 2 क्या है? लोन पेयर है. वो लोन पेयर क्या करते हैं, है ना, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है. तो वो लोन पेयर इनको क्या करते हैं? रिपल करते हैं अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी. और वाटर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? बेंट. तो दिस इज़ द बेंट स्ट्रक्चर. एंगल, बॉन्ड एंगल कितना है? 104.5. और बॉन्ड लेंथ कितनी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की? 95.7 पिकोमीटर. अच्छा, ये तो हो गया लिक्विड वाटर का. अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस. अब देखो आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आइस का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल. अब होगा कैसे? टेट्राहेड्रल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसको 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे. ठीक है, कैसा टेट्राहेड्रल? एक रहेगा यहाँ पर, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. और उनके साथ हाइड्रोजन तो लगी होती है, बट ऑक्सीजन देखो बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए उसके करस्पॉन्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं. ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसका एक तरफ ये, और 1, 2 एंड 3, ये 3, 4 हो गए. इसी तरह हर ऑक्सीजन को टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन क्या करती है? कवर करके रखती है. इससे इसका 3D स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, और याद रखना अब ये जो टेट्राहेड्रल है इनके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं.
जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है ना, उस स्ट्रक्चर के बीच में गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और गैप ज़्यादा होंगे मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर। कभी कहीं कहीं ये देखने मिलता है जहाँ पर जो है सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से भी कम होती है, फाइन। आमतौर से सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। बट अब वाटर लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, तो मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, वॉल्यूम कम होता है। और जो आइस का स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है। ओके, ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय अनदर 4 ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा, उनका जो डिस्टेंस भी होता है वो कितना होता है, 276 पिकोमीटर। ये 276 पिकोमीटर पर है, ये 276, ये 276, ये 276। आगे बात समझ में? तो उसकी वजह से क्या होता है, गैप बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो याद रखना, डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की देखेंगे रिएक्शन। ऐसे तो वाटर की जो है अनलिमिटेड रिएक्शंस हैं, बट कुछ कुछ कैटेगरीज हमको जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगी, फाइन। उसमें सबसे पहला है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? तो एम्फोटेरिक मतलब क्या, कंपाउंड जो डुअल बिहेवियर बताता है। ठीक है, दो अपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ को अगर एक ही कंपाउंड या एक ही मॉलिक्यूल बताएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। तो अब देखो, अब हम लोग ये बात कर रहे हैं एसिड और बेस के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो एसिड एक अलग चीज़ होती है, उसका बिल्कुल अपोजिट बेस होता है। ठीक है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, अपोजिट होती हैं। बट वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एसिड के तौर पर भी काम करता है, जो बेस के तौर पर भी काम करता है। तो वाटर कैन बी ट्रीटेड एज अ एसिड और एज अ बेस, तो इसे बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो देखिए होता क्या है, अगर वाटर की रिएक्शन NH3 से कराई जाए, ठीक है, तो होगा क्या, OH माइनस बनेगा और NH4 प्लस बनेगा। अब ज़रा देखिए हुआ क्या, वाटर के अंदर से H प्लस बाहर निकला और OH माइनस बच गया। ठीक है, अगर वाटर के स्ट्रक्चर में लिखूँ दैट इज़ HOH, इसको ब्रेक करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो अगर H प्लस को बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, OH माइनस। मतलब वाटर ने क्या किया, H प्लस को डोनेट किया, H प्लस को रिलीज़ किया, और NH3 क्या करेगा, इस H प्लस को एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बनाएगा। आई बात समझ में? तो अब H प्लस को डोनेट करने वाला, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, H प्लस को डोनेट करने वाला होता है एसिड, और H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला होता है बेस। तो इस केस में वाटर क्या हो गया, एसिड हो गया, NH3 हो गया बेस। आगे बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज H2O प्लस HCl। अब H2O की रिएक्शन किससे की मैंने, HCl के साथ। अब इसमें होगा क्या, HCl क्या करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा। अब सबको पता है ये एक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा, और ये H प्लस वाटर एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अगर H2O के अंदर H प्लस को ऐड कर दो तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 3, और ये न्यूट्रल और ये प्लस है, क्या बन जाएगा, H3O प्लस। आगे बात समझ में? तो हाइड्रोनियम आयन। तो इस केस में वाटर ने किया क्या, इस केस में वाटर ने H प्लस को एक्सेप्ट किया। अब H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बेस। H प्लस को रिलीज़ करने वाला क्या होता है, एसिड। तो किसी रिएक्शन में वाटर जो है एसिड के जैसा ट्रीट करेगा, किसी रिएक्शन में बेस के जैसा। समझ में कैसे आएगा, सिंपल सी लॉजिक है। अगर वाटर की रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो वाटर एज अ एसिड काम करेगा, जैसे यहाँ पर किया उसने, NH3 क्या है, एक बेस है। इसी तरह वाटर की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करेंगे तो वाटर कैसा काम करेगा, ऐसा बेस काम करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। नाउ सेल्फ आयोनाइजेशन, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन भी होता है। लेट्स से दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए, तो एक H प्लस आयन को डोनेट करेगा, एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो जो H प्लस आयन को डोनेट करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस आयन में, और जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन के अंदर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन। नाउ सेकंड इज रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। अब वाटर की बहुत सारी रिएक्शन का जो नेचर है वो रिडॉक्स रिएक्शन का भी नेचर है। ठीक है, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कैसे होते हैं, साइमल्टेनियसली। एक एक करके देखते हैं। वाटर की रिएक्शन कराया सोडियम मेटल के साथ, क्या बना, NaOH बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब ज़रा यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इसका होता है -2, इसका होगा बैलेंस करने के लिए 2 का +2, 1 का +1। सोडियम मेटल अभी फ्री स्टेट में, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। अब इधर आ जाओ, NaOH में ऑक्सीजन होती है -2, हाइड्रोजन होता है +1, तो ये कितना बनेगा, +1। ठीक है, तो ये 0 से कहाँ पर गया, +1, तो इंक्रीज़ हुआ ऑक्सीडेशन नंबर,
ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पर +1 से प्योर फॉर्म में कितना होता है, 0, तो ये +1 से कहाँ गई, 0, डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सेम चीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में भी। आप सब ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। अब ज़रा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, इसी का C6H12, अब देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उसमें एडिशन हो रहा है, इसके इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसी तरह वाटर की ऑक्सीजन क्या कर रही है, प्योर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो रही है या रिमूव हो रही है, उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, साइमल्टेनियसली दोनों हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो याद रखना, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है विच इन्वॉल्व्स वाटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हम सबको पता है हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर। तो एक दो एग्जांपल है, P4O10 की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो H3PO4 बनाएगा। याद है हमने जो है फॉस्फोरस के एसिड्स पढ़े हैं P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, उसमें एक H3PO4 भी पढ़ा है। इसी तरह सिलिकॉन का क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करके सिलिका बना लेगा और HCl बना लेगा, है ना। तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना है कि रिएक्शन विथ वाटर को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस। एक चीज़ होती है हाइड्रेट फॉर्मेशन। अब हाइड्रेट फॉर्मेशन क्या होता है, आपने बहुत सारी जगह ये देखा होगा, लेट्स से CuSO4.5H2O, और ये जो कंपाउंड है ये सॉलिड होगा, सॉलिड होता है। ये बड़े मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि हाइड्रेट क्या होते हैं वाटर के, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनके साथ वाटर एसोसिएट होता है। उसमें वाटर है, लेकिन याद रखना वाटर डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि वाटर उनके साथ सिर्फ क्या है, अटैच है। ठीक है, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हो रही है, बॉन्ड वगैरह ब्रेक नहीं हो रहे हैं, बस दो लोगों की एसोसिएशन है। तो सॉलिड फॉर्म में भी कैसा होता है, वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। तो CuSO4.5H2O ये एक फॉर्म हो गई। इसी तरह BaCl2 2H2O, तो इसमें वाटर जो होता है ये BaCl2 के स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरस्टिशियल गैप्स होते हैं ना, एटम्स के बीच में जो गैप्स होते हैं, उसके अंदर ये वाटर क्या हो जाता है, जाकर अटैच होता है। इसलिए इस वाटर को बोला जाता है इंटरस्टिशियल वाटर। ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल वाटर। फाइन। इसी तरह हम सबको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि वाटर एज अ लिगेंड भी काम करता है। तो इस क्रोमियम के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, लिगेंड के तौर पर अटैच्ड है। आई बात समझ में? तो सिंपल सी चीज़ है। सो दीज आर नथिंग बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नथिंग बट द हेवी वाटर। अच्छा, हेवी वाटर क्या होता है? बेसिकली वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, हम लोग वाटर का फार्मूला क्या लिखते हैं, H2O। अब ये H जो है यहाँ पर जो हाइड्रोजन यूज़ हुई है वो कौन सी है, प्रोटियम वाली है, विच इज़ नथिंग बट द H11। आई बात समझ में? अगर इस H11 की जगह हम लोग जो है ड्यूटेरियम यूज़ करें, दैट इज़ H12। याद है हमने 3 आइसोटोप देखे हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो हम लोग जो H2O लेते हैं वो कौन सा होता है, H11 वाला होता है। तो अगर इस H11 की जगह H12 यूज़ करेंगे और इसको D भी लिखा जाता है। ठीक है, सो H12 को हम लोग किससे डोनेट करेंगे, D से। D स्टैंड फॉर ड्यूटेरियम। तो अब H2O का फार्मूला क्या बन जाएगा, H2O का फार्मूला बन जाएगा D2O। तो इस D2O को क्या बोला जाता है, हेवी वाटर। मास बढ़ गया ना, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज हेवी वाटर। याद रखना एक ही चीज़ है, हाइड्रोजन 1 की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन 1 विच इज़ नथिंग बट द ड्यूटेरियम। दैट्स वाई इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, D2O से। ठीक है, अच्छा बनता है कैसे, जब जो हमारे नॉर्मल वाटर का बहुत एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है ना, तो काफ़ी देर तक इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद वी विल गेट द हेवी वाटर। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नाउ रिएक्शन देखते हैं उसकी, सिंपल है। कैल्शियम का जैसी रिएक्शन वाटर में होती है ना, सेम रिएक्शन है, सिर्फ H की जगह हमको क्या यूज़ करना है, D यूज़ करना है। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ D2O हेवी वाटर की रिएक्शन होगी, C2D2, जैसे C2H2 अल्कीन बनता था ना, तो यहाँ पर C2D2 बनेगा, और CaOH ट्वाइस बनता था तो यहाँ पर CaOD ट्वाइस बनेगा। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ D2O की रिएक्शन, देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ वाटर की रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 मिलता है। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ D2O की रिएक्शन करेंगे तो H की जगह क्या हो गया, D, तो H2SO4 की क्या मिलेगा,
D2SO4। आई बात समझ में? सिंपल जहाँ पर वाटर यूज़ होता है तो H की जगह क्या रखना है अपने को? D रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसका यूज़, द वेरी फर्स्ट यूज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ इज़ इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आपको पता हो न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, न्यूक्लियर बेसिकली हम लोग जो आर्टिफिशियली करते हैं वो न्यूक्लियर फिशन करते हैं, फ्यूजन नहीं कर सकते, उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए से क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा और सबसे इनिशिएटिव काम होता है वो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग का होता है ना। हेवी न्यूट्रॉन जो होते हैं हाई स्पीड से क्या करते हैं? बम्बार्डिंग। अब ये जो इनकी स्पीड है अगर ज़्यादा हो गई ना लिमिट से तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जिससे एक्सप्लोजन होता है, तो हमको तो कंट्रोल में करके रखना है ना। तो ये जो न्यूट्रॉन की जो स्पीड है उसको कम करने का काम कौन करता है? हेवी वाटर इट इज़ यूज एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब जो स्पीड को मॉडरेट रेंज में रखे, इतनी ज़्यादा भी नहीं हो कि एक्सप्लोजन हो जाए, इतनी कम भी ना हो कि फिशन ही ना होने पाए। तो एक लिमिट रहती है, मॉडरेट लिमिट। तो वो मॉडरेटर कौन होता है? हमारा D2। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। देन इट इज़ यूज एज अ ट्रेसर इन स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये हुआ, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना। तो हेवी वाटर को ऐसा ट्रेसर यूज़ करते हैं कि बेसिकली इसका जो H12 वो किधर गया, उसके बाद किधर गया, किधर आया, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल हाइड्रोजन। आगे बात समझ में? सो इट इज़ यूज्ड एज अ ट्रेसर इन स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड्स, ठीक है। तो ड्यूटेरियम कंपाउंड को बनाने में ये यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, हम सबको पता है ना, सॉफ्ट वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है। जो मीठा पानी जिसे कहते हैं दैट इज़ सॉफ्ट वाटर, और जो समंदर का खारा पानी होता है या बोरवेल का या उसका जो पानी होता है दैट इज़ कॉल्ड एज हार्ड वाटर। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? सॉफ्ट वाटर इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में होता है ना, और हार्ड वाटर में मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर के अंदर वाटर के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी एज अ इम्प्योरिटी ऐड होते हैं जिससे उसकी हार्डनेस बढ़ती है। अब ये सॉल्ट क्या करते हैं? ये सॉल्ट वाटर को क्लीन करने से रोकते हैं। देखो वाटर है ना क्लीन करता है ना, कपड़ों की सफाई, बहुत हर चीज़ की सफाई के लिए हम लोग वाटर यूज़ करते हैं। तो हार्ड वाटर, और स्पेशली देखा जाए अगर आपको याद हो, हमने क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप में भी देखा है कि हार्ड वाटर की वजह से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं ना वो डिटर्जेंट की और सोप की क्लींसिंग एक्शन को क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्लीनिंग। आई बस समझ में? सो वी हैव टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। वाटर की हार्डनेस को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, दैट्स वाई प्योर वाटर मिले और उससे हम लोग काम ले सकें। तो देखो दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्प्ररी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्ररी हार्डनेस में क्या होता है? टेम्प्ररी हार्डनेस के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन के कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोकार्बोनेट्स बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। उसे कहा जाता है क्या? टेम्प्ररी हार्डनेस। उसको रिमूव करने का मेथड का नाम आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। बस टेम्प्ररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए कौन से मेथड है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए कौन से मेथड है, उसका नाम एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो टेम्प्ररी हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड है, एक तो बॉयल करो उस वाटर को और दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड, ठीक है। सो दो मेथड आपको नाम याद रखने हैं to remove the temporary hardness of water. First one is boiling, second one is Clark's method, ठीक है। दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है? हमारे पास उस जो वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं। देखो सॉल्यूबल सॉल्ट होने की वजह से उनकी हार्डनेस कैसी हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगी। तो ये होता है परमानेंट हार्डनेस। अब इसको रिमूव करने के लिए भी चार मेथड हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो मेथड क्या करता हूँ मैं आपको लिखा देता हूँ। ओके, सो वी विल सी हाउ टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। के वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, तो उस परमानेंट हार्डनेस को हम लोग रिमूव कैसे करेंगे? तो चार मेथड हैं, उनके नाम आप लोग ध्यान में रखना। फर्स्ट वन इज़ ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा के साथ जब वाटर की ट्रीटमेंट करेंगे सो वी विल रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। सेकेंड मेथड का नाम है कैलगॉन्स मेथड, फाइन। द नेम ऑफ थर्ड मेथड इज़ आयन एक्सचेंज मेथड
एंड द नेम ऑफ फोर्थ मेथड इज सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो ये जो 4 मेथड हैं, ये 4 के 4 मेथड किसके लिए यूज़ होते हैं? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। और स्टार्टिंग की जो 2 मेथड थे, बॉइलिंग और क्लार्क्स मेथड, ये किसके लिए यूज़ होते हैं? टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो नीट 19 के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। तो 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन क्लार्क्स मेथड का था और 3 ऑप्शन इसके अंदर से थे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? क्लार्क्स मेथड विच शुड बी यूज्ड एज टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। आगे बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाटर का पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला कंपाउंड विच इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला हम सबको पता है, H2O2। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड वाटर, है ना, H2O। दिस इज़ माई वाटर। इसके साथ अगर एक ऑक्सीजन ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा? H2O2। तो वाटर के अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड वाटर। नाउ लेट्स से द प्रिपरेशन तैयार कैसे होता है। सबसे पहले तो देखेंगे दिस इज़ BaO2 8H2O। अभी बताया था ना हमने, वाटर हाइड्रेट बनाता है। सो दिस इज़ हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड का कंपाउंड है। ठीक है, उसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे H2SO4 के साथ। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और H2O2 क्या मिल जाएगी हमको? अलॉन्ग विथ वाटर मिल जाएगी। ठीक है, नाउ सेकंड, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 देखो याद रखना, H2O2 बनाने के लिए H2SO4 इज़ अ मस्ट। ठीक है, तो कितने भी मेथड देखोगे, ऑलमोस्ट सारे मेथड में हम लोगों को H2SO4 यूज़ करना होता है। तो अब क्या करेंगे? देखो H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो बेसिकली होगा क्या? H2SO4 में से एक H+ आयन में कन्वर्ट होगा और एक HSO4 माइनस आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, H+ निकला, HSO4 माइनस बाहर निकला। अब कैथोड पर तो ठीक है ना, कैथोड पर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो H+ बाहर निकली, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन के फॉर्म में लिबरेट होगी कैथोड पर। एनोड पर क्या होगा? ये जो HSO4 का आयन है, ये क्या करेगा? अब एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके H2S2O8 बनाएगा। देखो, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों लॉस करेगा, क्या बनेगा? H2S2O8। ठीक है, इसे बोला जाता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ़र के, अगर आप लोग देखोगे सल्फ़र के एसिड्स जो हमने देखे थे P ब्लॉक एलिमेंट में, उसमें यह भी था। ठीक है, तो अब पहला कंपाउंड क्या बना? H2S2O8। इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 कंपाउंड मिलते हैं, H2SO5, H2SO4। H2SO4 तो पता है अपने को सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO5 इस पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ डाई क्यों था? इसलिए कि यहाँ पर 2 सल्फ़र थी, यहाँ पर 1 सल्फ़र है, दैट्स व्हाई इट इज़ पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और फाइनली पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, सो वी विल गेट द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अलॉन्ग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, ये 2 मेथड्स हो गए प्रिपरेशन के। नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर प्योर कंडीशन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को लेंगे, सो इट इज़ वेरी पेल ब्लू, बहुत ही लाइट ब्लू कलर मतलब होता है, ऑलमोस्ट समझ में नहीं आता लेकिन होता है वेरी पेल ब्लू। ओके, इट इज़ मिसिबल इन वाटर, ऑब्वियस बात है, H2O2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पोलर होगा, दैट्स व्हाई इट इज़ मिसिबल इन वाटर। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब H2O2 प्योर फॉर्म में तो हम लोग लेते नहीं, उसका सोल्यूशन लेते हैं। तो वो सोल्यूशन के अंदर H2O2 कितना है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। वी कैन से द कॉन्सेंट्रेशन। 2 मेथड है। परसेंटेज स्ट्रेंथ इज़ व्हाट? वेट ऑफ H2O2 इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर हमारे पास 100 ml H2O2 का सोल्यूशन है तो उसमें H2O2 या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का वज़न या वेट या मास कितना है, उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज स्ट्रेंथ। एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब ज़रा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन। मतलब क्या कि हमने 1 ml H2O2 सोल्यूशन लिया। अब देखो उसमें कितनी H2O2 है अपने को पता नहीं, वाटर भी होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी होगी। अब उस सैंपल का अगर हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसमें जो भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होगी वो डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होगी? वाटर के अंदर, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। तो 1 ml है ना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो सोल्यूशन है उसके डिकम्पोजिशन में कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिबरेट होता है, दैट इज़ कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आगे बात समझ में? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, नाउ लेट्स सी द
स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। याद रखना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लानर है, एक प्लेन में नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज़ नॉन प्लानर। अब देखो इसका सिंपल सा वे याद रखने का क्या है कि आप एक बुक लो, ठीक है, ये बुक लिया और बुक को इस तरीके से ओपन करो, फाइन। बुक को इस तरीके से क्या किया आपने, ओपन किया, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर फिर से एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर ये बुक मेरी ओपन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रक्चर इसका बनता है, फाइन। सो दिस इज़ माई हाइड्रोजन, दिस इज़ 2 ऑक्सीजन एंड दिस इज़ अगेन हाइड्रोजन। तो अगर सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर गैसियस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा एंगल्स में और बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस है। सॉलिड में HO का जो एंगल होता है वो है 101.9 डिग्री और गैसियस में 94.8 डिग्री होता है। इसी तरह ऑक्सीजन के एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ सॉलिड में 147.8 पिकोमीटर है, यहाँ 147.5 पिकोमीटर है, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ यहाँ 95.8 पिकोमीटर है या 95.0 पिकोमीटर। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, नॉन प्लानर है, ये चीज़ याद रखना, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नाउ स्टोरेज ऑफ H2O2, क्या हम लोग जो H2O2 है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको कभी भी ग्लास बॉटल के अंदर, कांच की जो बॉटल्स होती है उसमें स्टोर करके कभी नहीं रखते। क्यों? इसलिए कि ग्लास भी क्या एक मटेरियल है, उसके अंदर अल्कली के ऑक्साइड्स होते हैं, तो वो अल्कली के ऑक्साइड जो ग्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो H2O2 के साथ मिलकर उसको डिकम्पोज कर देते हैं। अब H2O2 का अगर डिकम्पोजिशन हो गया तो क्या बनता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, H2O2 प्लस हाफ O2। समझ में आ गई बात? तो इसका डिकम्पोजिशन होने से अपन को बचाना है, इसलिए कभी भी उसको ग्लास में डालते नहीं, इसलिए उसको स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स कोटेड, है ना। वैक्स पता है, पैराफिन मतलब अल्केन, है ना, वैक्स मतलब हमारी जो वैक्स होती है, जो क्या बोलते हैं उसको, वैक्स, उसका उर्दू वर्ड उसको याद नहीं आ रहा है। सो वैक्स जो होती है हमारी, मोम है ना, मोम जिसे कहते हैं, वैक्स को की कोटिंग होती है प्लास्टिक की या टेफ्लॉन की बॉटल के अंदर। टेफ्लॉन इज अगेन ना प्लास्टिक पॉलीमर में हमने देखा है, तो टेफ्लॉन और प्लास्टिक की वैक्स की कोटिंग होती है उसके ऊपर, और उसके अंदर क्या डाला जाता है, H2O2। उसके साथ साथ में स्मॉल अमाउंट के एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह भी उसमें डाले जाते हैं ताकि उसके डिकम्पोजिशन को क्या करें, होने से रोकें, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रुकेगा तो वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा और H2O2 हमको उसी फॉर्म में मिलेगा। आगे बात समझ में? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल मूव फर्दर। ओके, नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक एक करके रिएक्शन देखेंगे। जैसे हमने देखा था ना, वाटर भी क्या होता था, सेल्फ आयोनाइज होता था, एक जो है एसिड बेस के जैसा। तो इसी तरह इसके अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन भी होता है। तो 2 H2O2 के मॉलिक्यूल्स लेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, वाटर मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अब ज़रा ध्यान दो ना, लेट से ये H2O2 किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर के अंदर। अब देखिए इसके अंदर हमने देख चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन में कि H2O2 में ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो ये -1 से वाटर के अंदर कितना है, -2। -1 से -2 पर गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। इसी तरह H2O2 ये वाला -1 से ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में -1 से 0 पर गया, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो सेल्फ क्या हो रहा है, एक का खुद का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड एज ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन। नाउ सेकंड, अब देखो 2 मीडियम अगर हम लोग लेंगे, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, तो H2O2 उन दोनों मीडियम के अंदर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिडिक मीडियम में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब देखिए 2Fe2+ है H2O2 और एसिडिक मीडियम की निशानी क्या है, H+ आयन होगा। तो देखो Fe2+ से किस में कन्वर्जन हो रहा है, Fe3+ में। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन। तो Fe का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसने कराया, H2O2 ने, दैट्स व्हाई इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, -1 से किधर गया, -2 पर गया, तो रिडक्शन हुआ। सिमिलरली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। ये MnO4, अब MnO4 माइनस में ऑक्सीजन का तो -2 होता है, ये टोटल हो गया -8। -8 को -1 करने के लिए इस पर क्या लाना पड़ेगा, +7। तो देखो मैंगनीज का +7 है और रिएक्शन होने के बाद क्या आ गया, +2। तो +7 से +2 पर गया, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और रिडक्शन कराया किसने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और H+ है मतलब हमारा एसिडिक मीडियम है। सिमिलरली बेसिक मीडियम में अब ये रिएक्शन अगेन देखो, Fe2+
किसकी प्रेजेंस में है, H2O2 के प्रेजेंस में। Fe2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में, है ना, जैसे यहाँ पर हुआ था 2+ से 3+ में। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसने करवाया, H2O2 ने, लेकिन मीडियम कौन सा है, मीडियम बेसिक है, बिकॉज OH- आयन इज प्रेजेंट। अगेन रिड्यूसिंग एजेंट, अब I2 क्या है यहाँ पर, I2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से कहाँ पर गया, -1 पर गया। 0 से -1 पर कब जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन इज़ नथिंग बट द रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, करा कौन रहा है, H2O2, और मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम है। तो याद रखना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों मीडियम में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है और ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंटी क्लोर, इसे एंटी क्लोर भी बोला जाता है H2O2 को। एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन को रिमूव करने वाला, ठीक है। तो देखो H2O2 है और क्लोरीन है, तो इसने ये क्लोरीन को रिमूव करके क्या बना लिया है, HCl बना लिया ना। अब क्लोरीन यहाँ पर दिख रही है क्या, क्लोरीन गैस, तो इसने पूरी क्लोरीन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी क्लोर। उसके बाद ये है ब्लीचिंग एक्शन। अब ये भी एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, याद है ब्लीच करना मतलब कलरिंग को रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। और हमने अगर क्लोरीन के उसमें भी देखा था, अगर आपको याद होगा ग्रुप 17 P ब्लॉक एलिमेंट में, क्लोरीन भी एज अ मतलब क्लोरीन का भी जो कंपाउंड है एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता था। उसमें क्या मिलती थी, नेसेंट ऑक्सीजन। तो सेम चीज़ यहीं पर है, H2O2 का डिकम्पोजिशन होने से नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर किसी कलर्ड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे तो उसके कलर को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। तो कलर्ड कंपाउंड रिएक्शन होगी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, क्या मिलेगा, कलरलेस कंपाउंड। और ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिली हमको, H2O2 से मिली, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। आ गई बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट के पार्ट देखते हैं कुछ। ओके ना, एक लास्ट रिएक्शन बची है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, दैट इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म ग्लाइकोल्स विथ एल्कीन्स, है ना। अगर अल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ की जाए तो क्या बनता है, ग्लाइकोल बनता है। सिंपल सी एग्जांपल है ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं, H2O2 से। तो इसमें से क्या निकलेगा, 2 OH का ग्रुप निकलेगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH ग्रुप यहाँ पर जाएगा, एक OH ग्रुप यहाँ पर जाएगा, क्या बना, CH2OH CH2OH, जिसे क्या बोला जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल। सिंपल सी रिएक्शन है, ये हम लोग देख भी चुके हैं। सो ये हो गया रिएक्शन। नाउ द लास्ट पार्ट इज़ द यूजेस, है ना। H2O2 का यूज़ क्या है, तो बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहली चीज़ ये पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर काम आता है। दूसरा ये ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड्स को ऑक्सीडाइज करने में काम आता है। थर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर, है ना। वेस्ट वाटर जो सीवेज वाटर जो होता है हमारा, उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी, उसके अंदर से जो है इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए भी क्या होता है, हमारा ये यूज़ होता है। फोर्थ इज इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, है ना। एंटीसेप्टिक याद है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट हमने जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ा है। तो ये एज अ एंटीसेप्टिक होता है और माइल्ड डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसके कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के, सोडियम पर कार्बोनेट एंड सोडियम पर बोरेट। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो H2O2 के कंपाउंड्स हैं, ये यूज़ होते हैं एज अ हाई ग्रेड डिटर्जेंट्स, मतलब अच्छी क्वालिटी के, हाई ग्रेड के और बहुत ऊंची क्वालिटी के जो डिटर्जेंट जो हम लोग क्लॉथ की क्लीनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो हाई ग्रेड डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं। दैट इज़ सोडियम पर कार्बोनेट एंड सोडियम पर बोरेट। ये किसके कंपाउंड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के कंपाउंड है, उससे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोजन का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बस जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से एक मरतबा पढ़ लीजिए, इसके नोट्स जो है उसको सॉल्व कर लीजिए, होप दैट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।